हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी इस लॉकडाउन में बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। आप अपने फैमिली के साथ होंगे और आप अपनी लाइफ को अपने परिवार के साथ स्पेंड कर रहे होंगे और साथ ही साथ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग कई टॉपिक लेके चल रहे हैं इंग्लिश की दुनिया का, तो उसी में से एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक माना जाता है ग्रामर सेक्शन का, जिसे आप स्पॉटिंग एरर या एरर डिटेक्शन बोलते हैं। यहाँ से बहुत सारे नंबर आते हैं, चाहे वो एसएससी की फील्ड में हो, चाहे वो बैंक की फील्ड में हो, चाहे डिफेंस की फील्ड में हो। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो हमारा सेगमेंट होता है वो 80% तो ग्रामर बेस्ड होता है, यानी ग्रामर की जानकारी आपको होगी तब इस सेक्शन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। ग्रामर में ज़्यादातर क्वेश्चन पार्ट्स ऑफ स्पीच से होते हैं और कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। उसके अलावा कुछ वर्ड पावर का भी सेगमेंट होता है, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गई, या कोलोकेशन टर्न वाले वर्ड हो गए, या कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड हो गए। ओवरऑल इनको करने के लिए ग्रामर की अच्छी समझ और वोकैब की अच्छी समझ होनी चाहिए। तो मैं जितने भी स्पॉटिंग एरर है सारे का सारा मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एसएससी का भी लेके और डिफेंस का भी लेके और बैंक का भी लेके। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखिएगा जिससे चीज़ें समझ आएँ। डिटेल में हम क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का जो टॉपिक है फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम लोगों के बहुत सारे पार्ट बनने वाले हैं, पता नहीं अनलिमिटेड पार्ट बनेंगे। तो आज फर्स्ट पार्ट है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों का पहला क्वेश्चन जो है एक तरफ से हम लोग करेंगे सीजीएल टायर 2 का करेंगे, टायर 1 का करेंगे, एफसीआई का करेंगे, स्टेनो का करेंगे, सीपीओ का करेंगे, प्री मेंस सब करेंगे, डिफेंस का करेंगे, बैंक का। तो ये जो हमने सेक्शन आज अभी लिया है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 2 2018 का है। ठीक है, अभी सबसे लेटेस्ट। देखिए क्वेश्चन आया क्या था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चाहे वो बच्चा ग्रामर की अच्छी समझ रखता हो चाहे ना रखता हो, मैं कोशिश समझाने की करूंगा। अगर आप चाहेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। देखिए होता क्या है इसमें कि एक सेंटेंस लिखा होता है, उसके 4 पार्ट करके देता है। अभी तक के जो क्वेश्चन आते तो उसमें इसी में पार्ट कर देता था, लेकिन इस बार देखिए अलग अलग वही पार्ट करके अलग अलग लिख दिया है। 4 पार्ट में से कोई ना कोई पार्ट रॉन्ग होगा, कोई ना कोई एरर होगी, तो आपको उसी पार्ट में टिक करना पड़ेगा। और मान लीजिए एरर नहीं है तो फिर नो एरर का भी पार्ट अगर दिया रहता है तो आप नो एरर वाले पार्ट को गेस करेंगे। आइए देखते हैं। माई डियर लिखा है वाई शुड ऑलवेज वी हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन अस। क्यों, मतलब वाई शुड ऑलवेज वी, क्यों हम लोगों को हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है फॉर हर, उसके लिए, टू ज्वाइन अस, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। माई डियर फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो ये देखिए WH वर्ड से स्टार्ट है, सही है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, आया है, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे आया है। ठीक है, और बीच में क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर से समझिए, एडवर्ब कई टाइप के होते हैं, उसमें से एक एडवर्ब होता है जिसे आप एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति, बारंबारता, यानी कई बार। जैसे फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम कभी कभार, हार्डली मुश्किल से, यूजुअली समानता, ऑलरेडी अभी अभी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिखाता है, संख्या को, बारंबारता को दिखाता है, तो उसको एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब इसका जो गेम है ना, इसका यूज ग्रामर की दुनिया में 2 तरीके से किया जाता है। कहा यह जाता है कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसका जो प्लेस एक सेंटेंस में होता है, तो वो जो प्लेस है वो ये होता है कि जो मेन वर्ब होगी, ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब से पहले होता है। यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो यूज होगा वो मेन वर्ब से पहले होगा। मेन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं बोल रहा हूं मैं, मेन वर्ब से पहले होगा। कहाँ होगा? मेन वर्ब से पहले। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती क्या है? जो फ्रीक्वेंट चीजों को दिखाती हैं, जो बारंबारता को दिखाते हैं। उसमें जस्ट हो गया, ऑलरेडी हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, यूजुअली हो गया, और आपका जस्ट हो गया, ऑलवेज हो गया, ओकेजनली हो गया, फ्रिक्वेंटली हो गया। ये सब के सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। तो इनका यूज मेन वर्ब से पहले होगा। एग्जाम्पल की तरह समझिए, ही ऑलवेज कम्स हियर लेट।
वह हमेशा यहाँ कब आता है, लेट से आता है। तो कम से देखिए मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है ही नहीं, तो मैंने कहा है ना मेन वर्ब से पहले आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे ना हो, लेकिन मेन वर्ब से पहले आएगा। तो कम से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब है, तो देखिए ऑलवेज का यूज हमने मेन वर्ब से पहले किया। अगर हम ऑलवेज का यूज मेन वर्ब के बाद कर देते तो गलत हो जाता। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मेन वर्ब के पहले होता है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो शुड, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और आपका मेन वर्ब क्या है, ये हैव टू, यहाँ पे मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब हैव है तो इसका यूज मेन वर्ब से पहले होना चाहिए। तो ऑलवेज यहाँ से हट के हेल्पिंग वर्ब यानी हैव मेन वर्ब के पहले आएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा व्हेन व्हाई शुड वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर हर टू ज्वाइन। अब देखें अगर तो किस पार्ट में एरर हुआ, यानी ऑलवेज वाला पोर्शन कहाँ पे लिखा है, तो ऑलवेज वाला पोर्शन इस पार्ट में लिखा है। तो आपका यही वाला क्या हुआ, यही वाला पार्ट एरर का पार्ट कहलाया। ठीक है, अब ध्यान से समझ लीजिए एक बार फिर से, मेन वर्ब के जस्ट पहले किसका यूज होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वो वर्ड होते हैं जो फ्रीक्वेंट चीज़ों को, आवृत्ति को दिखाते हैं। अच्छा, अगर मेन वर्ब से हमेशा पहले होता है, हेल्पिंग वर्ब होगी तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होगा। लेकिन इतना बवाल पढ़ने के बजाय आप एक कॉन्सेप्ट समझिए कि मेन वर्ब के पहले होता है। दूसरा, अगर मेन वर्ब के रूप में टू बी आ जाए, टू बी क्या होता है, इज एम आर वाज वर्ब के फॉर्म को टू बी बोलते हैं। तो अगर टू बी वर्ब मेन वर्ब का काम करे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज इसके बाद होता है। तो दो चीजें आपको तैयार करनी है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज मेन वर्ब के पहले होता है, ये हमेशा काम करेगा। लेकिन अगर मेन वर्ब के रूप में टू बी फॉर्म हो, टू बी का मतलब इज एम आर वाज वर्ब हो, तो हमेशा उसके बाद होगा। जैसे यू आर ऑलवेज लेट फॉर योर एग्जाम या फॉर योर स्कूल। आप अपने स्कूल के लिए हमेशा लेट हो जाते हैं। तो देखिए इज एम आर अकेले आया है तो ये मेन वर्ब है, इज एम आर वाज वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म में वर्ब लिखी होगी तो ये हेल्पिंग वर्ब होगा। लेकिन अगर ये अकेले आए तो मेन वर्ब होगा। तो आर अकेले आया है तो मेन वर्ब है। तो देखिए ऑलवेज का यूज हम मेन वर्ब से पहले नहीं किए, मेन वर्ब के बाद किए। तो इसका ये मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। तो अगर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं, जो आवृत्ति को दिखाती हैं, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है। लेकिन अगर यही मेन वर्ब टू बी की कोई फॉर्म हो जाए, इज एम आर वाज वर्ब हो जाए, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज इनके बाद होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ पहला क्वेश्चन सब बच्चों का क्लियर हो गया हो, चाहे वो लर्नर हो चाहे वो एक्सपर्ट हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है कि सी इज अ ग्रेट कुक। कुक का मतलब होता है जो अच्छा खाना वाना बना लेता हो। तो सी इज अ ग्रेट कुक, वह बहुत अच्छी कुक, खाना बनाने वाली है, मतलब खाना वाना बहुत अच्छे से बना लेती है। फिर हैज़ ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब एंड वाज फॉलोड बाई ऑन लाख व्यूवर्स, यानी उसके पास 1 लाख व्यूवर्स हैं और जिसे फॉलो करते हैं यूट्यूब वगैरह पे। वो जो लड़की है वो बहुत अच्छा खाना वाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है और उसका जो यूट्यूब ब्लॉग वगैरह है, चैनल है, उस पर 1 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स यानी व्यू करने वाले, देखने वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। अच्छा बताइए, जब वो अच्छी से खाना बना लेती है तो फॉलो भी तो प्रेजेंट में ही करते होंगे, लेकिन आपने वाज लगाया, वाज फॉलो, तो इसका तो मतलब ये है कि पास्ट में इसको फॉलो किया जाता था। जब खाना आज अच्छा बना लेती है, सिखा लेती है, तो फॉलो भी तो आज ही करते होंगे। तो प्रेजेंट में लिखिए, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा कहाँ है, प्रेजेंट में है। तो वाज की जगह प्रेजेंट में देखिए, वाज वर्ब जो होता है ये बी की सेकंड फॉर्म है और प्रेजेंट में फर्स्ट या 5वीं फॉर्म आती है। तो 5वीं फॉर्म इज एम आर होती है ना, इज एम आर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा, तो आज की जगह यहाँ पे इज लगेगा, ये गलती थी। तो ये बनेगा सी इज अ ग्रेट कुक हैज ऑन ब्लॉग ऑन यूट्यूब ब्लॉग, जो उसका चैनल वैनल है उस पर वो बहुत अच्छा कुक, खाना वाना बनाना सिखाती है, बहुत अच्छा सिखाती है यह है। एंड इज फॉलोड बाई 1 लाख व्यूवर्स, और इस लड़की को 1 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं ना, तो प्रेजेंट
में होगा, तो वाज की जगह इज होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे से मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, अगर आप चाहेंगे तो चाहे लर्नर हो चाहे आप जो भी हों, इंग्लिश अगर नहीं भी आती होगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। बाकी मेरे और वीडियो जाते हैं बेसिक वगैरह के, उनको भी देखते रहिए तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अगला देखिए, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज, माय डियर ऐसा तो आपने देखा ही नहीं होगा। द प्राइम मिनिस्टर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, एक वर्ड से अधिक है तो नाउन फ्रेज हो गया, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। फ्रेज वगैरह क्लास वगैरह की वीडियो आप लोग बेसिक की देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब होल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग आयोजित कर रहे हैं ना, आप ऐसा ना बोलेंगे। तो देखिए जब कंटिन्यूअस टेंस होता है तो इज एम आर वाज वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो जब प्रेजेंट में कोई काम होता रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान ये है कि इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। तो आपका होल्डिंग इज नहीं होगा, ये बनेगा इज होल्डिंग। इज होल्डिंग मतलब होल्ड मतलब होता है ना, आयोजित करना भी होता है, और नाउन बनाएंगे वो वर्ब बनाए पकड़ना भी होता है। तो भैया यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग द इम्पॉर्टेंट मीटिंग, वो एक महत्वपूर्ण मीटिंग को आयोजित कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये होगा होल्डिंग इज की बजाय इज होल्डिंग। मैं आशा करता हूँ तीसरा भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। इस तरह से आप बहुत ढेर सारी वीडियो देख लेंगे ईयर की, तो आपके ग्रामर के लगभग सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। आइए देखते हैं अगला, लास्ट इवनिंग। माय डियर इवनिंग क्या है, ये नाउन है, और लास्ट इवनिंग ये पूरा मिलके नाउन फ्रेज हो गया। लेकिन ये कैसा नाउन फ्रेज है, क्या काम कर रहा है, ये टाइम बता रहा है। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आपका लास्ट मंडे हो गया, एस्टरडे हो गया, टुमारो, ये सब एडवर्ब होते हैं, टाइम को शो करते हैं। तो एडवर्ब ऑफ टाइम जो होते हैं, चाहे उसको शुरू में रखिए चाहे लास्ट में। एस्टरडे शुरू में भी आप देखते हैं, टुडे शुरू में भी देखते हैं, लास्ट में भी। लेकिन टाइम दो तरीके का होता है, एक पास्ट का टाइम, नॉर्मली तीन तरीके का होता है, पास्ट का, फ्यूचर का और प्रेजेंट का टाइम तो होता ही है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें लास्ट वर्ड की बात करें, लास्ट हो गया, एस्टरडे हो गया, एगो हो गया, लास्ट नाइट हो गया, पास्ट नाइट हो गया, लास्ट ईयर हो गया। ये सब कहाँ के टाइम है, ये सब के सब एडवर्ब पास्ट के हैं। जब पास्ट के टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए ना। तो ये जब लास्ट मीटिंग लिखा है तो अब जो टेंस आएगा वो पास्ट की चीज़ों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस नॉर्मली लगाते हैं। तो माय फ्रेंड टेल्स, तो टेल्स मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे बताते हैं। तो भैया टेल्स की टोल्ड, जब पास्ट है तो टोल्ड बताए थे ना। लास्ट इवनिंग, पिछली शाम, माय फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मेरे को बताया था। द फनी जोक, एक फनी जोक सुनाया या बताया था, दैट मतलब जो, आई हैव एवर हियर्ड, जिसको मैंने अभी तक कभी नहीं सुना है। ठीक है, तो आगे ये कंजक्शन से फिर वो दूसरा वाला तो जा सकता है, प्रेजेंट में सेंस है। लेकिन ये जिस क्लास में यानी जिस उपवाक्य में अगर पास्ट के टाइम दिए होंगे, लास्ट इवनिंग, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ या पास्ट टाइम या पास्ट या एगो या स्टरडे, तो इनके रहते टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट जाता है और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, इसलिए टोल्ड होगा। अगला देखिए, अगला जो है 5 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है, कह रहा है द बर्थ। बर्थ ये नाउन है, वर्ब भी होता है लेकिन यहाँ पे नाउन है, और आर्टिकल ये डिटर्मिनर है, तो दोनों मिलके नाउन फ्रेज हो गए। जो बच्चे फ्रेज वगैरह में दिक्कत होती है वो बेसिक वाला वीडियो देख लेंगे तो फ्रेज, क्लास, वर्ड सब क्लियर हो जाएगा। आप प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, जिसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हो, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हो, है कि नहीं। तो ये अगर्ल जो है ये नाउन फ्रेज है, ए आर्टिकल नाउन, तो नाउन फ्रेज हो गया एक वर्ड से ज़्यादा। लेकिन ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट वर्ब का निर्धारण करता नहीं। ब्रिंग हमारी ये वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब द बर्थ, प्रीपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आ गया, मेन सब्जेक्ट हमारा प्रीपोजिशन के पहले होता है। द बर्थ सिंगुलर है, इसलिए वर्ब ये तो प्लूरल वर्ब है, तो यस लगा दें तो सिंगुलर हो जाएगी। तो प्रेजेंट में अगर लिखा है तो प्रेजेंट में यस या ईएस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है। जैसे प्ले है तो प्ले ये प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर प्लेज लिख दें तो ये सिंगुलर वर्ब, यानी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बेस फॉर्म, वो प्लूरल मानी जाती है और उसमें एस या ईएस लगा के उसे सिंगुलर बनाते हैं। अब हमारा जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर आएगी। और प्रीपोजिशन के बाद देखिए
ब्रिंग के पहले ये पूरा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा नाउन फ्रेज है, लेकिन जो आ गर्ल है ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट कभी भी वर्ब का निर्धारण नहीं करता। तो मेन सब्जेक्ट प्रीपोजिशन के पहले वाला है, ये सिंगुलर है, वर्थ मतलब जन्म, ये सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में हमने एस लगा दिया। अगला देखिए, अब जिस पार्ट में ये लिखा होगा आपका वर्ब वाला ब्रिंग, वही पार्ट गलत होगा, तो इसमें लिखा है तो ये डी वाला पार्ट गलत है। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है 6 नंबर, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है दिस समर, इस गर्मी, आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। तो ए लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल का मतलब होता है बहुत सारे रुचिकर लोगों से मैं मिला था या मिला हूँ। तो जब बाबू आप देखिए मेट, हैव मेट अगर आपने लिखा हैव मेट, तो ये हैव मेट ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका मतलब मैं मिल चुका हूँ या मिला हूँ। ये डाउन लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। ये मीट डाउन कोई रेलिवेंट फ्रेजल वर्ब थोड़ी होती है, तो ये डाउन हटाइए। मीट मतलब मिलना होता है, और मीट की सेकंड और थर्ड फॉर्म मेट होती है, तो हैव ये 60 में लिखा तो हैव मेट होगा, डाउन का यहाँ कोई यूज ही नहीं है, तो हटा दीजिए। अगला देखिए, अगला 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? कह रहा आई वांट बी हियर, आई वांट बी हियर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू आ कॉन्फ्रेंस। देखिए, आई वांट नॉट बी हियर नेक्स्ट वीक, मैं यहाँ अगले सप्ताह नहीं रहना चाहता, एज क्योंकि आई एम गोइंग मैं जाना चाहता हूँ, या आई एम गोइंग मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? टू मुंबई। देखिए, टू जो प्रीपोजिशन है ना, इसका यूज 2 तरीके से करते हैं। एक डेस्टिनेशन के लिए, मान लीजिए डेस्टिनेशन जहां आपका लक्ष्य है, जैसे मुंबई जा रहे हैं, गो टू मार्केट जा रहे हैं, तो डेस्टिनेशन के लिए करते हैं। और दूसरा रेसिपिएंट के लिए करते हैं, कोई चीज कोई रिसीव कर रहा है तो वहां पे करते हैं। तो टू मुंबई, कहाँ जा रहा है? मुंबई, ये प्लेस दिखा रहा है डेस्टिनेशन, ये तो सही है। फिर टू दोबारा फिर आया तो आ कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस के लिए, एक सभा के लिए। तो अब दोबारा जो है ना, किस चीज के लिए जा रहा है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, यानी वहां जाने का उद्देश्य क्या है। तो पर्पस दिखाने के लिए टू थोड़ी आता है, पर्पस दिखाने के लिए फार प्रीपोजिशन आता है। फार प्रीपोजिशन रीजन और पर्पस दिखाता है। तो किस लिए जा रहे हैं? एक कॉन्फ्रेंस के लिए, एक सभा के लिए, तो पर्पस है। तो यहाँ पे टू नहीं आके ये वाला फार आना चाहिए, FOR, ये प्रीपोजिशनल एरर थी। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम लोगों का जो है वो ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम रियली बोर्ड, मैं वास्तव में बोर हो गया हूँ, मतलब मैं थक गया हूँ या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप दिस मूवी, ये मूवी, इस मूवी से मैं बोर हो गया हूँ। व्हेन वाज इट एंड। अब देखिए, आप मान लीजिए 2 लोग मूवी देखने गए, आपको मूवी अच्छी नहीं लगी, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा मैं इस मूवी से बोर हो गया हूँ, पता नहीं है कब मूवी खत्म होगी। तो ये कब खत्म होगी, एंड कब होगी, तो ये फ्यूचर में जाएगा ना। आप थोड़ा सोच के लॉजिकली सोचिए, तो फ्यूचर कब खत्म होगी, कब इसका एंड होगा। तो आप व्हेन वाज इट एंड, ये क्वेश्चन मार्क है, यानी क्वेश्चन पूछ रहा, तो कह रहा कब ये खत्म होगी, या इसका समापन कब होगा। तो वाज तो पास्ट में है, यहाँ पे विल लगाइए, व्हेन विल इट एंड, और इट ये देखिए सब्जेक्ट है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, WH वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट आया, मेन वर्ब आया, तो एंड यहाँ पे मेन वर्ब है। तो इट के लिए सिंगुलर था इसलिए विल लगाए, तो व्हेन विल इट एंड, कब ये समाप्त होगी। क्लियर? मैं आशा करता हूँ समझ आ रहा होगा। अगला देखिए, आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट, कहाँ जा रहा हूँ? एयरपोर्ट, तो टू लगा है ना, तो डेस्टिनेशन दिखा रहा है, सही है। आई एम गो टू द एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। टू रिसीव्स माई फ्रेंड, क्या करने जा रहा हूँ। देखिए, वाट या होम से जब आप क्वेश्चन करते हैं तो इससे ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। जैसे क्या बोलता है, जैसे मैं बोलूँ आई लाइक स्वीट, क्या पसंद है? मिठाइयाँ पसंद है। या फिर दूसरा लिखूं, आई लाइक डांसिंग, क्या पसंद है? डांसिंग, डांस करना पसंद है। तो डांसिंग भी नाउन है, जीरंड है, स्वीट्स भी नाउन है ना। और इसी सेंटेंस को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ आई लाइक टू डांस, क्या पसंद है? टू डांस, यानी नाचना पसंद है, तो टू डांस। यानी 2 + B1 जो इन्फिनिटिव होता है वो भी तो नाउन की तरह काम करता है। तो आप देखिए क्या कहना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, क्या करने? टू रिसीव, यानी रिसीव करने, क्या करने? प्राप्त करने। तो इन्फिनिटिव चाहिए ना, 2 + B1, जबकि आपने यस लगा के 5वीं फॉर्म में वर्ब लगा दी, तो टू रिसीव्स नहीं होगा, टू रिसीव होगा। तो यस हटाइए, आपका बनेगा टू रिसीव, क्या करने? प्राप्त करने। क्या प्राप्त करने? माई फ्रेंड।
तो रिसीव का ये ऑब्जेक्ट है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव का तो भी ऑब्जेक्ट होता है। तो माय फ्रेंड इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है, और ये इन्फिनिटिव इस क्या बोलते हैं, ये गोइंग का ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा का पूरा ये जो फ्रेज हुआ पूरा ये इन्फिनिटिव फ्रेज कहलाया। तो टू के साथ, और हाँ रिसीविंग मत करिएगा क्योंकि टू यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है। टू जो होता है वो पार्टिकल भी होता है, यानी इन्फिनिटिव पार्टिकल भी होता है, और प्रीपोजिशन। जब प्रीपोजिशन होता है तब वर्ब ING में आएगी। जैसे मैं बोलूँ आई एम एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, यहाँ देखिए टू के बाद ड्रिंकिंग मैंने कर दिया, तो जब प्रीपोजिशन टू होगा तो ING में यानी जीरन नाउन आएगा, और जब इन्फिनिटिव होगा तब ये होगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे जानेंगे, वाट या वाट का जब आंसर आएगा यानी वाट क्या, तब आप समझिएगा क्या है, तब ये जानिएगा कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट जब चाहिए तो इन्फिनिटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे टू रिसीव होगा, ना तो टू रिसीविंग होगा और ना तो टू रिसीव्स होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, थोड़ी बहुत भी समझ होगी तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगला देखिए, आई यूज टू गोइंग, मैं प्रयोग करता हूँ जाना, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वेन मतलब जब। ये देखिए वेन ये कंजक्शन है, टाइम को दिखाता है। वेन मतलब जब, आई वॉज लिविंग इन देहरादून, जब मैं देहरादून में रहता था। कब रहता था, जब। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके देहरादून तक ये पूरा पूरा एडवर्ब ऑफ टाइम है, लेकिन ये सब्जेक्ट वर्ब है तो एडवर्बियल क्लॉज हुआ, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, तो जब मैं रहता था तब ऐसा करता था। तो पास्ट की आदत दिखाने के लिए हम लोग यूज टू मॉडल ऑक्सिलरी का यूज करते हैं। ये यूज टू हेल्पिंग वर्ब होती है और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे हमको कहना है कि मैं जब रहता था, बचपन में मैं सुबह 5 बजे उठा करता था, आज नहीं उठता, पहले उठा करता था। तो आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो जब पास्ट की आदत को दिखाना होता है तो यूज टू मॉडल से हम लोग दिखाते हैं। यूज टू ये पूरी वर्ब होती है, यूज टू ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी, और इसके साथ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखिए आदत ही तो है, जब मैं रहा करता था, तो यहाँ यूज नहीं होगा बाबू, आपको लिखना पड़ेगा यूज टू, और गोइंग ना हो के फिर गो हो जाएगा, क्योंकि यूज टू ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल। ठीक, तो पास्ट की आदत को दिखाने के लिए यूज टू का यूज किया जाता है, पास्ट की आदत दिखाने के लिए यूज टू का हम लोग यूज करते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो ये है कि डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, एक वर्ड से अधिक है तो नाउन फ्रेज हो गया। बीइंग ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। अगर वर्ब की चौथी फॉर्म है, ये टेंस प्रेजेंट है, डू डज। तो आप जानते हैं जब चौथी फॉर्म आती है हेल्पिंग वर्ब के साथ, तो आप देखते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म आती है ना बाबू, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो जब यहाँ चौथी फॉर्म है तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली वर्ब आएगी ना, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आना चाहिए, तो आपका बनेगा इज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बीइंग एट 10 o'clock। तो देखिए होता नहीं है कि आगे आपका इंट्रोगेटिव मतलब आपका क्या आता है, आपका इंट्रोगेटिव वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर मेन वर्ब आती है। तो यही तो लिखा है, ये इज हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, एन इंग्लिश एग्जामिनेशन ये सब्जेक्ट, और बीइंग ये चौथी फॉर्म आपका ING। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही मेन वर्ब चौथी फॉर्म में आती है, इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर होती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम इज लगा दिए। डू डज का यूज तो नॉर्मली हम प्रेजेंट में करते हैं ना, प्रेजेंट के इंडिफिनिट में करते हैं, इंडिफिनिट थोड़ी है। अगला देखिए, अगला जो हम लोगों का है सेंटेंस वो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट शैल वी डू ऑन आवर सेल्फ दिस इवनिंग। देखिए नॉर्मल सी बात है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट शैल वी यानी हम लोग क्या, डू मतलब डू, शैल वी डू हम लोग क्या करेंगे, दिस इवनिंग हम लोग इस शाम को क्या करेंगे, नॉर्मल सी बात है। तो ऑन आवर सेल्फ का तो कोई यूज नहीं, आवर सेल्फ मतलब तो स्वयं या खुद, और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन, तो इसका तो कोई यूज नहीं है। नॉर्मली सेंटेंस ऐसे बोलिए, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग हम लोग इस शाम को क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं ना आपस में। तो ये यूज ही नहीं करने लायक था, इसका कोई यूज ही नहीं है, सेंस ही नहीं है, ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। अगला देखिए, अगला जो है 13 नंबर, वो क्या कह रहा है, कह रहा है ये कि इंस्टीड ऑफ स्टडाइंग यानी पढ़ाई करने के बावजूद, इंस्टीड ऑफ का मतलब के बावजूद, इन होम, इन होम घर में नहीं होता, ये एक फ्रेज है, एट होम ये इडियोमेटिक फ्रेज है,
एट होम। जैसे आप लोग बोलते नहीं हैं माई फादर इज एट होम, मेरे पिताजी घर पर हैं, तो ये जो फ्रेज होता है ना, ये होता है एट होम, इसका मतलब होता है घर पर, ठीक है। और इडियम वगैरह बदलते थोड़ी ना है कि बाद में बदल जाएंगे, ये कभी नहीं बदलते। आगे चलिए, अगला जो है इन होम नहीं होता, एट होम होता है। अगला देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही लाइक्स, वह पसंद करती है, क्या पसंद करती है, टू पुट रखना, क्या रखना, ऑल द गार्बेज, सारे गार्बेज को इनटू अ ब्लैक स्मॉल बैग। माय डियर, बैग क्या है, ये नाउन है, एक कॉमन नाउन है ना। क्या है, ये डिटर्मिनर यानी आर्टिकल है। ब्लैक क्या है, ये क्वालिटेटिव आपका एडजेक्टिव है। स्मॉल क्या है, ये भी क्या है, एक तरीके का एडजेक्टिव। तो जब कई प्रकार के एडजेक्टिव एक साथ आ जाए ना, तो उनका एक क्रम होता है। मैं आपको बता दूं, ओ सा से सन्नम, इस चीज़ को याद कर लेंगे, लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। और उसके बाद ये सब एडजेक्टिव हैं, तो उसके बाद नाउन तो आएगा। अब इसको समझने की कोशिश करिए। ओ सा से सनम मतलब होता क्या है, ओ से होता है ओपिनियन, ओपिनियन वाले वर्ड आते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, और आपका अगली हो गया, हैंडसम हो गया, चार्मिंग हो गया, जिसमें ओपिनियन पता चले। ऋतिक रोशन, मान लीजिए आप अपने गांव में सबसे हैंडसम हैं, आप प्रयागराज आए तो आपसे हैंडसम कोई होगा, मुंबई गए तो ऋतिक जी हो गए। तो ऐसे एडजेक्टिव इसमें आएंगे जिसमें ओपिनियन, लोगों की राय बदलेगी, ठीक है। फिर सा से होता है साइज, साइज छोटा है, बड़ा है, स्मॉल है, बिग है। फिर सा से होता है शेप, शेप, शेप मतलब आकार, गोलाकार है, वृत्ताकार है, चतुर्भुज है, आयताकार है। फिर ए से होता है एज, उम्र, ओल्ड है, न्यू है, पूरा पाषाण काल का है। सी से होता है कलर, काला है, गोरा है। एन से होता है नेशनलिटी, इंडियन है, इटालियन है, अमेरिकन है। एम से होता है मटेरियलिटी, लकड़ी का है, सोने का है, पत्थर का है। और उसके बाद नाउन। तो इनका ये क्रम होता है कि आगे ओपिनियन वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर साइज वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर शेप वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर एज उम्र वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर कलर वाला एडजेक्टिव आएगा, फिर नेशनलिटी किस देश से है वो आएगा, फिर किस मैटर का है, किस पदार्थ से बना है वो आएगा, ठीक है। बच्चों को मान लीजिए याद नहीं होता तो मैं याद करा दूं, ओ सा से सनम, तो ये बहुत नॉर्मली याद हो जाएगा। और हाँ, हर किताब में अलग अलग ये सीक्वेंस दिया रहता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ 100% ये एकदम क्या है, ऑथेंटिक है। ये एसपी बख्शी में भी दिया गया है, एसपी बख्शी ऑथेंटिक किताब मानी जाती है, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब बच्चों को हो सकता है 2 यस में कंफ्यूजन हो कि सर कौन सा शेप पहले वाला था कि बाद वाला। तो मैं बता दूं, यस आई जेड ई में 4 सिंबल हैं, जबकि जब हम एस एच ए पी लिखते हैं तो 5 होता है, 1 2 3 4 5। तो साइज वाला पहले होता है, शेप वाला बाद में। अब इन्हीं को आधार मान के हम लोग करते हैं। एक बार हम यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, ओ ओपिनियन, फिर साइज, फिर शेप, फिर एज, सा से सनम, फिर कलर, फिर नेशनलिटी, फिर मटेरियलिटी ना, और फिर बाद में आएगा आपका नाउन। क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो नाउन तो आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लैक, ये जो एडजेक्टिव आया कलर वाला है, और स्मॉल जो आया ये है एडजेक्टिव आपका साइज वाला। अब आप देखिए कौन पहले आया है, ये देखिए यहाँ पे साइज पहले आया है, कलर ये बाद में। तो आगे साइज वाला आना चाहिए, फिर कलर वाला आना चाहिए, जबकि वहाँ कलर वाला पहले दे दिया, साइज वाला बाद में। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आपका ब्लैक स्मॉल की जगह आपका होना चाहिए स्मॉल ब्लैक बैग, ठीक है, आ स्मॉल ब्लैक बैग। और मैं आशा करता हूं कि भूलेगा नहीं, ओ सा से सनम, ओ सा से सनम, CNM, तो कभी नहीं भूलेगा। आगे आइए, अगला जो है हम लोगों का वो ये है, कह रहा है हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, ये पूरा का पूरा नाउन फ्रेज है, एक वर्ड से अधिक है इसलिए फ्रेज कहलाया। वर्ब ये है तो सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट जहाँ नाउन आता है इसलिए ये नाउन फ्रेज कहलाया। बाकी वीडियो फ्रेज वाली देख के और क्लियर कर लीजिएगा। वर्ब मेड फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। देखिए विजिट एक जो वर्ड है ना,
विजिट के साथ दो गेम होता है, विजिट के साथ टू भी लगता है और विजिट के साथ ऑफ भी लगता है। ऑफ तब लगेगा जब आगे समबडी यानी कोई व्यक्ति दिया हो, और टू लगेगा तब जब आगे क्या दिया हो, प्लेस दिया हो। विजिट मतलब आदमी से भी मिलना होता है और विजिट मतलब किसी प्लेस को देखने जाना भी होता है। तो प्लेस जब आगे कोई स्थान का नाम दिया होगा तो आप टू लगाएंगे, और जब आगे कभी भी किसी व्यक्ति का नाम दिया होगा तो आप ऑफ लगाएंगे। ये विजिट वर्ड यहाँ पे लिखा है। और आज जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ये एक व्यक्ति है तो व्यक्ति के लिए यहाँ पे टू नहीं लगेगा मेरे भाई, ऑफ लगेगा। एक जापानीज प्राइम मिनिस्टर का विजिट करना ना, तो इंसान के लिए इस चीज को याद रखिएगा, विजिट ऑफ समबडी होता है और विजिट टू प्लेस होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला जो हम लोगों का है बहुत डिटेल में, बहुत प्यार से आपको होले होले मैं समझा रहा हूँ। आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज, क्योंकि आई हैड ओनली 100 रुपी नोट। माई डियर, आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे ये यहाँ पे लिखा है 100 रुपी नोट, तो मेन नाउन तो इसमें ये नोट है। अगर ये नोट है, ये मेन नाउन है, अगर ये नाउन है तो बीच का पार्ट तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो इसलिए रुपीज़ में हम कभी यस नहीं लगाएंगे, ना तो हंड्रेड्स में यस लगाएंगे। तो ये आप हटा दीजिए, फिर से समझिए। तो आपका बनेगा 100 रुपी नोट, और जब लास्ट में नाउन सिंगुलर है और ये नोट, तो नोट्स होता है काउंटेबल नाउन। जब काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है तो बिना ए एन का नहीं आता, तो यहाँ पे आर्टिकल लगाना जरूरी है। लेकिन 100 कैसा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। तो आपका जो बनेगा 100 रुपी नोट्स, ना कि 100 रुपी नोट्स की। ठीक है, जो भी डिटर्मिनर यहाँ पे लिखा होगा उसका इफेक्ट लास्ट वाले नाउन पे होगा। अगर हम यहीं पे ऐसे लिख दें 200 रुपी, अब ये नोट नहीं, अब ये नोट्स हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एक से ज़्यादा हो गया, तो इसका इफेक्ट लास्ट वाले नाउन पे होगा, क्योंकि बीच का जो पार्ट है वो एडजेक्टिव कहलाता है। और ये कैसा एडजेक्टिव होता है, क्लासीफाइंग इसे एडजेक्टिव बोलते हैं। ये बीच वाला जो नाउन जो होता तो ये नाउन ही है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है, तो इसे क्लासीफाइंग एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से जब डिटर्मिनल लिखा रहे तो सिंगुलर रहे तो नाउन सिंगुलर होगा, प्लूरल रहे तो नाउन प्लूरल, लेकिन बीच वाला पार्ट हमेशा क्या होगा, वो सिंगुलर काउंट होगा। इसीलिए 100 को हमने 100 कर लिया और ए इसलिए लगा लिया क्योंकि आगे नाउन सिंगुलर था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर भी डाउट रह जाएगा कोई तो कमेंट करके बताइएगा। अगला है, आई हैड टू गो टू द डॉक्टर बिकॉज आई वॉज नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। टूथ ये दांत होता है। आई हैड टू गो टू द डॉक्टर, मेरे को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। क्यों भाई, क्यों जाना पड़ा था, क्योंकि आई वॉज नॉट बियर, मैं नहीं सह पाया था द पेन इन माई टूथ, क्योंकि मैं जो मेरे दांतों में दर्द हो रहा था उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया था। तो भैया ये कैपेसिटी दिखा रहा है। देखिए EJMR टू बी की जो वर्ब होती है ना, इनको अगर मेन वर्ब बनाएंगे तो इसका नॉर्मली जानते हैं क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है होना। आई एम अ किंग, मैं एक राजा हूँ। आई वाज अ किंग, मैं एक राजा था, ऐसा ना। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। और दूसरी बात, वाज के साथ बियर कहाँ से आएगा, या तो बियर्ड होता तो पैसिव, या तो बियरिंग होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो ये नहीं होगा। आपको वाज की जगह जानते हैं क्या लिखना पड़ेगा, आपको कैन लिखना पड़ता। कैन से क्या होता है, कैपेसिटी पता चलता है, लेकिन कहानी कहाँ की है, हैड लगा है पास्ट का, तो कैन का पास्ट क्या हो जाएगा, कैन का पास्ट कुड हो जाएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आई couldn't, नॉट लगा है तो चाहे लिखा रहना दीजिए, आई कुड नॉट बियर द पेन इन माई टूथ। मेरे जो दांत में दर्द हो रहा था मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर पाया था या नहीं बर्दाश्त कर सका था, इसलिए मेरे को कहाँ जाना पड़ा, डॉक्टर के पास। अगला देखिए, क्योंकि कैपेसिटी दिखाने के लिए कैन या कुड का यूज करते हैं, पास्ट की बात थी इसलिए कैन का पास्ट कुड लगा दिए। अगला देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या कह रहा, कहिए रहा टू राइट मतलब लिखना। क्या लिखना, ये हो गया इन्फिनिटिव, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, अ पोएम। टू राइट अ पोएम, एक पोएम लिखना। आई नीड, उसको लिखने के लिए क्या है, आई नीड अ पेन, मेरे को एक पेन की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है, अ डायरी, एक डायरी की ज़रूरत है। और क्या ज़रूरत है, एंड आल्सो द क्वाइट प्लेस, और शांत स्थान की ज़रूरत है ना। तो जब आप देखिए आर्टिकल दे रहे हैं, इंडिफिनिट बातें हैं ना, एक डायरी की ज़रूरत है, एक पेन की जरूरत है और एक स्थान की जरूरत है, तो द थोड़ी लगेगा,
अ क्वाइट प्लेस, एक शांत स्थान की जरूरत है। आर्टिकल द से डिफिनेट थोड़ी ना करना है, एक पेन की जरूरत है, एक डायरी की जरूरत है और एक शांत स्थान की जरूरत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का लास्ट या दूसरा क्वेश्चन बचा है। अगला देखिए, आई डोंट लाइक मूवीज, मैं मूवी नहीं पसंद करता हूँ। हु मतलब जो हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग, जिनका अंत बहुत दर्दनाक होता है या दुखद होता है, ऐसी मूवी देखना मैं पसंद नहीं करता। तो माय डियर कैसी मूवी देखना, ऐसी मूवी देखना। तो इस मूवी को क्वालिफाई ये पूरा का पूरा क्लास कर रहा है, जिसे आप एडजेक्टिव क्लास बोलते हैं, जो बनता है रिलेटिव प्रोनाउन से। तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो हु होता है, हुम होता है और आपका हुज होता है। इनका यूज हम तब करते हैं जब आगे क्या दिया हो, इंसान। इंसान के जस्ट बाद ये पोस्ट मॉडिफायर होते हैं, तब इनका यूज होता है। ठीक है, मॉडिफायर की वीडियो आप लोग बेसिक में जाके देख लीजिएगा। और विच का यूज हम, या दैट का तो कुछ स्पेशल यूज भी है, लेकिन इनका यूज हम लोग वस्तु के लिए या जानवर के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मूवी तो कोई चीज़ है, तो जब मूवी इंसान थोड़ी है, तो मूवी के लिए हु नहीं माय डियर, विच का यूज किया जाएगा। चाहे तो दैट का भी यूज कर सकते हैं। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो हम लोगों का है लास्ट आज का क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, कह रहा है इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे। तो वीकडे, इन वीकडे थोड़ी ना होता है, ऑन वीकडे, यानी उस सप्ताह पर। जैसे ऑन मंडे नहीं बोलते आप लोग, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे ना, ऑन हॉलीडे, उसी तरीके से ऑन वीकडे होता है, इन वीकडे नहीं होता। इनके साथ इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है। माय डियर फ्रेंड, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपका कमेंट और आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है और हम मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बता दीजिएगा कितना % आपको समझ आया। तो देखने के लिए धन्यवाद।